नेताजी के हमारे वरिष्ठ नेताजी हैं जो मंत्री जी, उनके हाल ही के जो स्टेटमेंट है आपने सुना होगा कई जगहों पर, जो कहते हैं हाँ, कि मेरे भाई सामने कोई दावेदार नहीं है। 6 चुनाव का मुझे अनुभव है, मैं हाँ। इतनी बार मंत्री रहा हूँ। तो ये कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब आप पहली बार 1980 में विधायक बने थे, आपकी उम्र महज़ 31 वर्ष थी। पार्टी ने आप पर विश्वास करके एक युवा को मौका दिया था। तो जभी तो आप 6 चुनाव जीत पाए, जभी तो आप मंत्री बन पाए। तो ऐसा सोचना कि सिर्फ़ मैं हूँ या मैं ही रहूँगा, तो ये कहीं न कहीं एक पब्लिक में उनकी छवि के हिसाब से अच्छा संदेश नहीं जाता। वो भगवान की कृपा रही, युवाओं की एक अच्छी टीम साथ थी। मेरा वोट नहीं था, मेरे परिवार का वोट नहीं था उस वार्ड में, उसके बावजूद भी हम उस वार्ड में चुनाव जीत के आ गए। और 6 चुनाव हुए हैं, उसमें वो 1 चुनाव कांग्रेस जीती है, उसके बाद में 2 चुनाव हो गए, दोनों बीजेपी जीत कर आई। बहन हार गई, चाचा जी हार गए, भाई हारा है, बुआ जी हारे हैं। तो ये हार का क्रम तो मैं तोड़ूँगा, और जिस दिन मुझे मौका मिलेगा तो मैं ये साबित करके दिखाऊँगा कि हम जीत भी सकते हैं। वो भगवान की कृपा रही, युवाओं की एक अच्छी टीम साथ थी। मेरा वोट नहीं था, मेरे परिवार का वोट नहीं था उस वार्ड में, उसके बावजूद भी हम उस वार्ड में चुनाव जीत के आ गए। और 6 चुनाव हुए हैं, उसमें वो 1 चुनाव कांग्रेस जीती है, उसके बाद में 2 चुनाव हो गए, दोनों बीजेपी जीत कर आई। तो मैं इस बात को मान सकता हूँ कि जो आप विधायकी की तैयारी कर रहे हैं, जी। उसमें आपके एक डेटाबेस है, जो जिम का एक बहुत बड़ा बेस है। बिल्कुल, देखो ये डेटा तो निश्चित रूप से काम आएगा। जब मैं पार्षद बना तब भी एक ये डेटा हमारे लिए काम आया था। बीकानेर के विकास के लिए देखो सबसे मेन चीज़ जो है वो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ की स्थापना हो। आज बीकानेर में शिक्षा के काफ़ी संसाधन हो गए, चिकित्सा को लेके भी काफ़ी हो गए। लेकिन जैसे-जैसे समय बढ़ रहा है, उसके अनुपात रोज़गार के लिए लोगों के पास साधन नहीं है। फिर पार्टी ने एक बहुत महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी मेरे को दी। जी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का एक नया डिपार्टमेंट जवाहर बाल मंच, उसका स्टेट का चेयरमैन मुझे बनाया गया, और राजस्थान का पहला चेयरमैन जो है वो मैं रहा। मुझे विधायक बनना है। मैंने पार्षद रहते हुए ऐसे कई कार्य किए जो वर्षों से लंबित पड़े थे। मैं शहर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, प्रदेश उपाध्यक्ष रहा, प्रदेश महासचिव रहा। इसके साथ-साथ मैं कई सामाजिक और राजनीतिक पदों पर रहा। मेरे दादाजी बीकानेर नगर परिषद के सभापति रहे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अरुण व्यास की। आपने जो ये बातें सुनी, ये सारी की सारी बातें अरुण व्यास ने आज हमारे साथ खास चर्चा में की। इसके साथ-साथ अन्य बहुत सारी बातें भी की। तो आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं बृजमोहन रामावत। आप देख रहे हैं टॉक विद बीएमआर। अरुण जी, टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत-बहुत स्वागत। धन्यवाद बृजमोहन जी। कांग्रेस से आप पार्षद रहे, युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहे, प्रदेश कांग्रेस के महासचिव रहे, युवा उपाध्यक्ष रहे। अब आपका क्या इरादा है? आप कहाँ जाना चाहते हो? देखिए, राजनीति में कोई भी व्यक्ति आता है, तो हमेशा उसकी अपेक्षाएँ होती है कि मैं शीर्ष पदों पर रहूँ, और ऐसे पदों पर रहूँ जब पावर उसके हाथ में रहे, और उस पावर का सदुपयोग करके वो जनता की सेवा कर सके। तो मेरा भी एक सपना है कि मैं बीकानेर पश्चिम का विधायक बनूँ, और एक विधायक के नाते बीकानेर की जनता की सेवा करूँ। मैं पॉलिटिकल बात थोड़ा-सा बीच में रोकूँगा, उससे पहले मैं आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि जानना चाहूँगा। देखिए, राजनीतिक पृष्ठभूमि से रहा हूँ। मेरे दादाजी स्वर्गीय हरिनारायण महाराज, मेरे दादाजी स्वर्गीय हरिगोपाल जी व्यास, और मेरे दादाजी चतुर्भुज जी व्यास। तीनों ही राजनीति में एक समय ऐसा हुआ करता था कि बीकानेर की राजनीति की चौसर जो है वो हमारे परिवार से ही होके सब चीज़ें तय होती थी। हरिनारायण महाराज थे, उनके शागिर्द थे जनार्दन कल्ला जी, और उनकी पूरी एक टीम अलग बैठा करती थी। जी। उसी तरीके से मेरे दादाजी हरिगोपाल जी हैं, और स्वर्गीय गोपाल जोशी जी जो पूर्व विधायक हैं, वो दोनों बचपन के बहुत अजीज मित्र रहे हैं। और 1971 में जब गोपाल जोशी जी विधायक बने, तो उस टाइम वो ही रूपरेखा वहीं से तैयार होती थी। तो एक उनकी एक अलग टीम थी। बीकानेर में कांग्रेस का कोई भी मूवमेंट हो, कोई भी बड़ा नेता आता था, तो पहले वो हमारे यहाँ आता था। तो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है, वहाँ एक बचपन से ही बहुत सी चीज़ें हमने जैसे-जैसे समझ पकड़ी है, तो वहाँ से बारीकी से देखी और सीखी। चतुर्भुज जी व्यास पहले पार्षद सभापति रहे, रहे। फिर सभापति रहे, हुँ। और उनका कार्यकाल जो है वो बहुत अच्छा रहा। उन्होंने अपने सभापति कार्यकाल में जनसेवा के बहुत कार्य किए। जैसे आप कोई बता सकते हैं? एक्चुअल में उस टाइम में स्टेट ग्रांट के जो पट्टे थे, कच्ची बस्तियों में जो लोग रह रहे हैं, उनका नियमन करना,
ऐसे सैकड़ों लोगों को उन्होंने उसका फ़ायदा पहुँचाया होगा, जो वास्तव में ज़रूरतमंद थे। मैं कई बार आज कई जगहों पर जाता हूँ, तो लोग मुझे कहते हैं, जब उन्हें ये पता चलता है कि मैं चतुर्भुज जी का पोता हूँ, तो वो लोग कहते हैं, "यार, आप चतुर्भुज जी के पोता हो? आप तो उन्होंने तो देखो हमारे घर का पट्टा जो है, वो उस सन में चतुर्भुज जी ने दिया था।" यार, हम तो उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। तो जब कोई लोग हम पब्लिक के बीच में जाते हैं और हमें इस तरीके से एप्रिशिएट करते हैं, तो एक प्राउड फ़ील होता है, क्योंकि जनता के मन में जो मान-सम्मान होता है, उससे बड़ी कोई कमाई नहीं होती। जी। चतुर्भुज जी का आपको सानिध्य मिला? बिल्कुल, उनका मार्गदर्शन, आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है। अभी थोड़ा वो अस्वस्थ है, जब सक्रिय राजनीति में नहीं है, लेकिन उनका मार्गदर्शन मुझे नियमित रूप से प्राप्त होता आपके चाचा जी हैं रूप किशोर जी व्यास, है। जी, रूपा महाराज के नाम से फेमस बिल्कुल। है। उनके शहर में बहुत किस्से हैं। पहले वो समाज सेवी के रूप में हालाँकि अभी भी काम करते हैं, पर आजकल वो भी थोड़े से कम दिखते हैं बाज़ार में। एक्चुअली में रूपा महाराज जो है, वो मस्त मौला स्वभाव के हैं। राजनीति में उनका कोई कभी शुरू से इंटरेस्ट नहीं रहा है। समाज सेवा तो पिछले 35-40 साल से कर रहे हैं। संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, पीबीएम हॉस्पिटल। जी। वहाँ यूँ समझ लीजिए कि जिसका कोई सुनने वाला नहीं है, उसके लिए रूपा महाराज हमेशा वहाँ तैयार रहते हैं। तो किसी को किसी भी तरीके की ज़रूरत है, डॉक्टर से रिलेटेड है, किसी को खून चाहिए या कोई इमरजेंसी आपातकाल सेवाएँ, तो रूपा महाराज हमेशा तत्पर रहते हैं। और एक नियमित किसी कर्मचारी की तरह उनका रूटीन है कि 10 बजे घर से निकलना है और दोपहर में 2-3 बजे तक पूरे पीबीएम का राउंड करके आना है। लोग उनका वहाँ इंतज़ार करते हैं कि रूपा महाराज आएँगे, वो उनके साथ-साथ जाके उनकी जाँचें, उनके इलाज से रिलेटेड जहाँ-जहाँ उनको दिखाना है, तो उनकी असुविधा जहाँ-जहाँ हो रही है, उनके लिए वो मदद का प्रयास करते हैं। अभी भी वो कंटिन्यू जाते हैं रेगुलर? बिल्कुल, रेगुलर वो पीबीएम में जाके आते हैं और उनकी ये नियमित दिनचर्या है। अच्छा। साथ ही जो आस-पास के गाँव के जो लोग हैं और बीकानेर इलाज के लिए आते हैं, उनके लिए इन्होंने ये व्यवस्था और कर रखी है कि जो मुमल गार्डन है, वहाँ वहाँ उनके ठहरने के लिए, बाहर से कोई मरीज़ के रिश्तेदार आ गए, तो वो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए यहाँ इलाज करा रहे हैं, जब तक वो वहाँ रहें, आराम से अपना इलाज कराएँ और उसके बाद में भले वापिस जाएँ। तो एक निःशुल्क व्यवस्था और है कि उनका रहना, वहीं उन्होंने रसोई की व्यवस्था है, बनाएँ, खाएँ और रहने की भी फ्री में व्यवस्था। तो एक लोगों को इससे बड़ा पुण्य का कोई काम नहीं हो सकता कि बाहर से आ रहे हैं, तो आपकी इलाज की भी व्यवस्था, आपकी रहने की भी व्यवस्था, आपके खाने की भी व्यवस्था। आपकी एजुकेशन क्या हुई? मैंने एमए किया है इतिहास में। पूरी बीकानेर की एजुकेशन है? जी, बीकानेर। इच्छा मेरी ये थी कि मैं लॉ कर पाता, एलएलबी के लिए मैंने 2 बार प्रयास किया और दोनों ही बार मैं किसी कारणवश कर नहीं पाया। लेकिन वो मन में एक इच्छा अभी भी जागृत है कि मुझे लॉ करना है, एलएलबी मुझे करना है। तो आपने बचपन में सोच लिया कि मुझे राजनीति करनी है? इसके पीछे भी एक बड़ा रोचक किस्सा है जी। कि बचपन में जिस उम्र में लोग शिक्षा या करियर को लेके अपने प्लान बनाते हैं, उस समय मेरे दिमाग में कहीं न कहीं एक चीज़ घर कर रही थी कि मुझे भविष्य में एक दिन चुनाव लड़ना है और मुझे कुछ चीज़ें जो है वो पब्लिक में जाके बतानी है। एक्चुअल में मेरी सिस्टर जो है वो पढ़ाई में बहुत होशियार रही है। अभी रिसेंट उसका कॉलेज व्याख्याता में चयन हुआ है शादी के 20 साल बाद में। अच्छा। और हुँ। उसकी वो बिनानी कॉलेज की टॉपर रही यूजी, पीजी दोनों में। स्मारिका में उसके फ़ोटो छपते थे, लेकिन पिताजी की इच्छा से उसने कॉलेज का चुनाव लड़ा और वो कुछ महज़ कम वोटों से वो चुनाव हार गई। तो उसको जब रोते देखा, जब मुझे लगा कि ये चुनाव हारी है, मैं कॉलेज में आऊँगा ना तो मैं चुनाव लड़ूँगा और मैं चुनाव जीत के बताऊँ। मैंने लॉ में एडमिशन लिया, 2-4 साल एनएसयूआई में काम किया, रामपुरिया लॉ कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया और इत्तेफ़ाक कुछ ऐसा हुआ कि उसी साल चुनावों पर रोक लग गई। जी। तो वो सपना मेरा वहाँ पे पूरा नहीं हुआ। उस दरमियान मेरे चाचा जी वार्ड पार्षद का चुनाव लड़े, रूप किशोर जी, वो चुनाव हार गए। फिर उन्होंने मेरी बुआ को चुनाव लड़ाया उसी वार्ड से, वो भी चुनाव हार गई। मेरे चाचा जी का लड़का है, वो उसको होलसेल भंडार का चुनाव लड़ाया उसी वार्ड से, वो भी उस वार्ड से चुनाव हार गया। तो मेरे मन में एक प्रबल इच्छा थी कि यार बहन हार गई, चाचा जी हार गए, भाई आ रहा है, बुआ जी आ रहे हैं, तो ये हार का क्रम तो मैं तोड़ूँगा और जिस दिन मुझे मौका मिलेगा, तो मैं ये साबित करके दिखाऊँगा कि हम जीत भी सकते हैं। तो उसी वार्ड से मैंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, जहाँ से तो मेरे लगातार चुनाव हार लगातार रहे थे। चुनाव हार रहे थे और परिसीमन से वो वार्ड बदल गया, मेरा घर दूसरे वार्ड में हो गया, वो वार्ड दूसरा हो गया। तो पार्टी भी टिकट देने से कतरा रही थी, वो सिंबल से मना कर रहे थे कि भई आप उस वार्ड में चुनाव जीत नहीं सकते, तो इसलिए ये निर्णय उचित नहीं है। तो वार्ड के अजीज़-मोजीज़ जितने लोग हैं, उन सब लोगों के मेरे जहाँ-जहाँ संबंध थे, मैंने अप्रोच किया कि भई आप मेरे लिए उनको कन्विंस करिए कि यदि मुझे सिंबल दिया जाता है, तो हम सब लोग साथ लग के और उनको चुनाव जिताएँगे। तो ये कुछ दिनों तक ये घटनाक्रम चला, फिर तत्कालीन जिलाध्यक्ष जनार्दन कल्ला जी थे,
उन्होंने मुझे कमिटमेंट करा कि चलो ठीक है, सब लोग कह रहे हैं तो मैं ये उनके विश्वास पर आपको चुनाव के लिए यहाँ भर रहा हूँ। जी। तो उसके बाद में मैंने घर में ये बात करी कि भई मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ उस वार्ड से, और मेरी उनसे बात हो गई। तो घर में भी सब इस बात से बड़े शॉक्ड थे कि जब चुनाव लड़ते हैं तो तैयारियां की जाती है, सब लोग वार्ड के अपने-अपने जो रिश्तेदार हैं, मौजूद लोग हैं, उनसे संपर्क करते हैं। लेकिन घर में शादी थी सिस्टर की, उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं, और बीच में जब चुनाव का सुना तो वो एक बार घर में ही वातावरण थोड़ा-सा आपस में ये हो गया कि भई ये बिना पूछे निर्णय कैसे लिया। लेकिन हरनैन महाराज उस टाइम जीवित थे। मेरे दादाजी के छोटे भाई, उन्होंने बैठा के सबको एक जाजम में परिवार के, उनको समझाया जी। कि ये भी जो एक शादी से कम नहीं है, यदि घर में बच्ची की शादी है तो ये भी अब शादी से कम नहीं है। सारे लग जाओ, इसने निर्णय कर लिया तो हम इसके साथ हैं, और ये चुनाव हमें जीतना है। वो भगवान की कृपा रही, युवाओं की एक अच्छी टीम साथ थी। मेरा वोट नहीं था, मेरे परिवार का वोट नहीं था उस वार्ड में। उसके बावजूद भी हम उस वार्ड में चुनाव जीत के आ गए। और 6 चुनाव हुए हैं उसमें, वो 1 चुनाव कांग्रेस जीती है, उसके बाद में 2 चुनाव हो गए, दोनों बीजेपी जीत कर आई। तो भगवान ने कहीं न कहीं मेरे को ये मौका दिया कि बचपन से जो एक दिल और दिमाग में एक चीज़ चल रही थी कि ये क्रम मुझे तोड़ना है, तो वो क्रम मुझे दिया। मेरे घरवालों को भी एक वो इस खुशी के पल में भागीदार बनने का मौका मिला कि जब जीत की गुलाल लगती है तो उसकी खुशी एक अपने आप में अलग ही होती है। जी, वो हार का क्रम आपने तोड़ा। वही अब आगे बढ़ रहा है कि मुझे विधायक बनना है। एक सेवा का जो कार्य वार्ड से शुरू किया था, लोगों से जुड़ाव था, पब्लिक के बीच में जाते थे, देखते हैं बहुत छोटी-छोटी सी समस्याएँ होती है, लेकिन कोई सुनने वाला उन तक नहीं पहुँचता। जी। तो 5 साल जब पार्षद था तब भी यह प्रयास किया कि जो भी जनता की समस्याएँ हैं, चाहे सड़क है, नाली है, सफाई है, लाइट है, उनका हर वो छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम चेष्टा करके प्राथमिकता से पूरा करना है। तो उस टाइम मुझे लगा कि भई पब्लिक के अंदर समस्याएँ छोटी-छोटी है, लेकिन उनके बीच जाके कोई सुनने वाला नहीं है। 5 साल मैंने काम किया, उस काम के बाद में उसी वार्ड के लोग ये कह रहे थे कि भई चुनाव आप लड़ो, हम आपके साथ में हैं। लेकिन मेरी इच्छा ये थी कि भई एक बार हमने चुनाव लड़ लिया, उससे पहले 3-4 चुनाव मेरे घर से लड़ चुके थे, तो किसी को ये नहीं लगे कि इस वार्ड से यही चुनाव लड़ते जा रहे हैं और किसी को क्यों नहीं। तो मैंने खुद से वो वार्ड छोड़ा कि भई मैं पार्षद भले रहूँ ना रहूँ, लेकिन आपके साथ हमेशा रहूँगा। और एक मन में भावना थी कि अब 5 साल पार्षद के तौर पर काम किया है, तो यदि जनता मौका देती है और मुझे विधायक के रूप में यदि चुना जाता है, तो पूरे बीकानेर में भी इसी तरीके से विकास के कार्य करेंगे। आम जनता की जो है उनके बीच में जाके सुनूँगा, उनके साथ रह के, उनके बीच में रह के उनके काम करूँगा। जी। अरुण जी, आप 2018 में भी टिकट माँग रहे थे जी, और टिकट मिल गई यशपाल जी गहलोत को। जी, आपने उनका स्वागत किया, बिल्कुल, फिर वापस टिकट चेंज की गई जो कल्ला जी को थी। बिल्कुल। आपने कल्ला जी का भी स्वागत किया। तो बड़े नेताओं में एक इनसिक्योरिटी फ़ील होता है। आपके पूरे शहर में होर्डिंग्स लगे हैं। आप प्रयास कर रहे हैं टिकट का और उनको ये भी पता है कि आपने 2018 में प्रयास किया। तो इससे आपके संबंधों में फ़र्क नहीं आता? देखो, लोकतंत्र में टिकट माँगना सबका अधिकार है, और मुझे नहीं लगता कि किसी के मन में इस बात से फ़र्क आना चाहिए। तो ये सबका अपना मौलिक अधिकार है। मूल भावना ये होती है कि टिकट मिलने के बाद में आदमी की विचारधारा क्या रहती है। तो संगठन के प्रति निष्ठावान है, पार्टी के प्रति वफ़ादार है, पार्टी जिसको भी मौका देगी उसके साथ है, ऐसा मैं सोचता हूँ, और ऐसा हमारे वरिष्ठ नेताओं या और जो भी दावेदार हैं, उनकी भी भावना पार्टी के प्रति ऐसी ही होनी चाहिए। नहीं, मैं तो एक एक जनरल सवाल है मेरा कि अ, आपने ऐसा फ़ील किया कि जिन्होंने टिकट माँगी उनके साथ माननीय मंत्री जी के रिलेशन कैसे हैं? ठीक थे या कुछ कमी थी? आपको क्या महसूस हुआ? क्योंकि हम लोग जब तक किसी को मौका नहीं देंगे तो उसको जज कैसे कर सकते हैं। आज पार्टी ने उनको मौका दिया, जभी तो वो बता पाए कि उनमें काम करने की कितनी क्षमता है। और वही बात मेरे पर लागू होती है, यदि जब तक मुझे मौका ही नहीं मिलेगा तो मैं कैसे साबित कर पाऊंगा कि मेरी क्षमता कितनी है, और मैं बीकानेर के लिए कितना कर सकता हूँ, मेरी विजन क्या है बीकानेर। उन्होंने तो ये कह दिया मेरे सामने कोई दावेदार नहीं है। ये एक्चुअल में उन्होंने बीजेपी के लिए कहा, और कहीं न कहीं ये बात सही भी साबित होती है, कि उन्होंने 2 बार ये पब्लिक डोमेन में बात कही कि बीजेपी में कोई भी चेहरा नहीं है, और नरेंद्र मोदी जी को भी ले आए तो चुनाव मैं जीतूँगा। उन्होंने तो कांग्रेस में भी कहा। कांग्रेस का तो मैंने सबसे पहला मैं इंसान हूँ जिसने मैं जवाब दिया कि माननीय मंत्री जी आगे आकर आशीर्वाद तो दें, मैं युवा भी हूँ और तैयार भी हूँ। और मैं आज भी ये बात कहता हूँ कि मंत्री जी आगे आकर आशीर्वाद तो दें, मैं तैयार हूँ चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन बीजेपी में इतने दावेदार हैं, किसी एक दावेदार की हिम्मत नहीं हुई कि वो आके ये कह दें कि हम उम्मीदवार हैं और हम आपके सामने मजबूती से दावेदारी।
तो कहीं न कहीं ये बात तो सही सटीक बैठती है। मैं मानता हूँ कि बीजेपी यहाँ धरातल पर कुछ भी नहीं है, बहुत कमज़ोर है। बीजेपी का संगठन भी जो है उसमें इतनी मज़बूती नहीं है कि वो किसी बात का जवाब दे पाए। तो बीजेपी में दावेदार नहीं है, आपका भी मतलब ये ये है। ऐसा कोई दावा मुझे नहीं लगता कि बीजेपी कहीं एकजुट है। दावेदारों में बीजेपी बिखरी हुई है, सब अपनी-अपनी दावेदारी में लगे हुए हैं और 5 साल में विपक्ष में रहते हुए भी बीजेपी ने अपनी कोई ऐसी भूमिका यहाँ निभाई हो, ये मुझे कहीं दिखा नहीं इस चीज़ का। शहर की सरकार के 5 साल प्रतिनिधि रहे, जी। पार्षद रहे। उस दौरान आपने कुछ हटके काम किया हो जो दूसरे पार्षदों ने नहीं किया हो, ऐसा कोई याद आ रहा है आपको? देखिए 5 साल जब मैं पार्षद रहा, जी, तो हमारे क्षेत्र में जो है वो सिटी के बीचों-बीच में गाड़िया लोहारों की एक बस्ती है और वहाँ करीब 40-50 घर ऐसे होंगे जो बरसों से यहाँ पर निवास कर रहे हैं, जिसमें कइयों के पट्टे जब चतुर्भुज चेयरमैन थे तब हो गए, कइयों के पट्टे उस टाइम किसी कारणवश नहीं हो पाए हों। तो मैंने पहला प्रयास ये किया कि ये बरसों से शहर के बीच में रह रहे हैं, करीब 70 साल हो गए उनको यहाँ रहते। तो इतने वर्षों से वो यहाँ रह रहे हैं और मूलभूत सुविधाओं से यदि वंचित हैं, तो सबसे पहले उनको उसका हक मिलना चाहिए। मैं भी उनका पार्षद था, तो मैंने प्रयास ये किया कि उनकी सड़कें, उनकी गली में नालियाँ, लाइट हो और जिन-जिन लोगों के पट्टे बाकी हैं, उनके पट्टे बनवाए जाएँ। जितने लोग उस मोहल्ले में हैं, उन सब लोगों को खाद्य सुरक्षा में जोड़ा जाए। जो वृद्ध हैं, उनको वृद्धावस्था पेंशन से जोड़ा जाए। हालाँकि ये कार्य मैंने पूरे वार्ड में किया, लेकिन प्राथमिकता मैंने वहाँ से शुरू किया कि ये सबसे निचले स्तर पर जो जो वास्तव में ज़रूरतमंद है, उनसे शुरू करते हुए फिर मैंने ये घर-घर घूम के जो है, जो खाद्य सुरक्षा है, जो पेंशन योजना है, इन लोगों को हमने घर-घर फॉर्म भर के करवाया था। अच्छा ये काम आपने उस गाड़िया लोहार को पट्टे भी दिए, सब काम किए आपने। हाँ, उनको पहले टारगेट करके करा क्योंकि वो वास्तव में ज़रूरतमंद उस वार्ड में। तो ये आपको एक सुकून देने वाला काम है। बिल्कुल, आज भी जब मैं उस एरिया से निकलता हूँ और वहाँ के बुज़ुर्ग कभी मुझे रोक कर एक शुभाशीष देते हैं, तो एक खुशी, एक आनंद की अनुभूति होती है कि देखो एक काम आज से यदि हमने कोई 14 साल पहले किया है और आज भी उसको लेके वो हमें आशीषें दे रहे हैं, तो इससे बड़ी हमारे लिए क्या कमाई हो सकती है। अरुण जी आप जिम चलाते हैं, जिम संचालक हैं। बिल्कुल। आपके साथ बहुत सारे यूथ की एक टीम है पूरी की। तो कुछ वहाँ के अनुभव बताइए? करीब 20 साल से ऊपर हो गए मुझे जिम चलाते हुए और बीकानेर बॉडी बिल्डिंग संघ का अध्यक्ष हूँ, राजस्थान बॉडी बिल्डिंग संघ में उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, और सैकड़ों बॉडी बिल्डर हमने दिए हैं जो राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने पदक जीते होंगे। जब मैंने शुरुआत करी उसमें भी एक इस तरीके का कुछ ऐसा रहा, नए-नए हम किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, तो जो स्थापित होते हैं उनके लिए स्वीकार्यता नहीं होती है कि एक नया कोई आया है और वो बीकानेर में कुछ ऐसा मूवमेंट कर देगा। तो कुछ लोग कहते थे कि भई जिम खोलना तो कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन ये कितने लोगों को करवा पाते हैं ये बड़ी बात होती है। तो मुझे एक मोटा-मोटी आइडिया है कि इन 20 सालों में ज़्यादा नहीं तो 40,000 लोगों को मैंने अपने जिम के माध्यम से तैयार किया होगा, जिनको वर्कआउट एक्सरसाइज़ करवाई होगी अच्छा, मैंने। बहुत बड़ा अमाउंट है ये हाँ, तो। ये एक मेरे लिए बड़ी चीज़ है कि इतने सालों में सबसे ज़्यादा बीकानेर में किसी जिम में लोगों ने, युवाओं ने एक्सरसाइज़ की होगी, तो वो हमारा जिम है। और सबसे ज़्यादा जो बॉडी बिल्डर बन के तैयार हुए हैं, वो भी हमारी जिम से ही है। आज मेरी एक स्टूडेंट है अलका स्वामी, जी, राजकीय सेवा में इंटरनेशनल मेडलिस्ट है, कॉमनवेल्थ में, एशिया में, दोनों में उसका सिल्वर मेडल है पावर लिफ्टिंग और वो बूंदी में, इंडोली में पोस्टेड है अभी। वैसे ही कई मेरे स्टूडेंट राजकीय सेवा में, राजस्थान पुलिस में हैं, कुछ पंचायती राज में हैं, कुछ चिकित्सा विभाग में। तो काफ़ी ऐसे हैं जो अलग-अलग विभागों में सेवाएँ दे रहे हैं। खुशी होती है कि हमने जो एक मिशन लेके 20 साल पहले शुरुआत की थी, उसमें हम लोग सफल रहे कि बहुत से लोगों को हम उनकी मंज़िल तक पहुँचा पाए। और बीकानेर राजस्थान में हमेशा सिरमौर रहा के यहाँ खिलाड़ी राज्य स्तर पर हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, उन्होंने सर्वाधिक पदक जीते हैं। जो 40,000 जिन स्टूडेंट्स की आप बात कर रहे हैं, वो आपसे जुड़े हुए हैं सारे? अधिकांश उसमें से हैं क्योंकि हम लोगों ने चाहे पहले आते थे तो ऑफ़लाइन, अभी हैं तो ऑनलाइन हमने ऐसा कर रखा है कि हम लोगों का सबका डेटा उसमें रखते हैं। तो उसमें अधिकांश मेंबर जो हैं वो आज भी मेरे संपर्क में हैं और अधिकांश लोगों को मैं बाय फेस और बाय नेम दोनों से जानता हूँ। बहुत से लोग कहीं मिल जाते हैं मुझे सार्वजनिक जगहों पर, तो वो आश्चर्य करते हैं कि आपको मेरा नाम याद है? तो मैं कहता हूँ कि हुँ, मैं एक बार किसी से मिल लेता हूँ तो उसको भूलता नहीं हूँ। वो उदाहरण देते हैं कि सर जब स्कूल में पढ़ते हैं, जब टीचर के स्टूडेंट इतने होते हैं, तो स्टूडेंट को तो याद रहता है कि ये हमारा टीचर है, लेकिन टीचर उनमें बहुत से लोगों के नाम भूल जाता है, कुछ एक के याद रहता है। मैं कहा मैं टीचर अलग हूँ, मेरे जितने स्टूडेंट हैं ना मैं उनको हमेशा याद रखता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मेरी नींव ही वो लोग थे। उन लोगों की वजह से मैं इस मुकाम पर हूँ, तो उनको मैं कभी भूल नहीं सकता। तो नेता का तो ये पहला गुण भी होना चाहिए कि आदमी को याद रखे, नाम से
जाने? हाँ, ये ज़रूरी भी चीज़ है, लोग हमें इसी से जज करते हैं कि आपकी मेमोरी कितनी है, आप कितने लोगों को याद रखते हो या नहीं रख पाते हो। तो ये गुण होना ज़रूरी है सार्वजनिक जीवन में। तो मैं इस बात को मान सकता हूँ कि जो आप विधायकी की तैयारी कर रहे हैं, जी, उसमें आपके एक डेटाबेस है, जो जिम का एक बहुत बड़ा बेस है। बिल्कुल देखो ये डेटा तो निश्चित रूप से काम आएगा, जब मैं पार्षद बना तब भी एक ये डेटा हमारे लिए काम आया था। क्योंकि वहाँ भी सबसे ज़्यादा मदद करने वाले वही युवा वर्ग थे। इतनी बड़ी हिम्मत उन्हीं के भरोसे करी थी क्योंकि मेरा जिम उसी एरिया के पास में लगता है। तो उन लोगों ने मदद करी और आज भी वो सब लोग मुझे ये कहते हैं कि आप चुनाव लड़ते हो तो हम तन मन धन से आपके साथ में हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पार्टी विचारधारा से हो सकता है किसी और पार्टी को पसंद करते हो, लेकिन वो लोग मुझे ये कहते हैं कि यदि आपको पार्टी सिंबल देते हैं तो हम सब विचारधारा एक तरफ, आपके लिए हम लोग तत्पर खड़े रहेंगे। वो व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं हाँ, आपसे। एक जिम में एक दूसरी चीज़ मोटा-मोटी देखी जाती है, मैं वैसे किसी पर्टिकुलर जिम का नाम नहीं लूँगा। हम्म, वहाँ पर कुछ न कुछ मेल-फीमेल को लेकर के ऐसे कांड होते रहते हैं। जी। तो आपके जिम में ऐसा कभी हुआ? नहीं, नहीं, हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं रहा। हमने एक बहुत सिस्टमैटिक तरीके शुरू से ही एक प्लान करके रखा है कि हुँ, जिम में कभी ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं क्रिएट होने दिया। सबसे मेन चीज़ माहौल होती है। जी। यदि आपका माहौल जिम का वैसा यदि है तो फिर कभी ऐसी प्रॉब्लम आएगी नहीं। दूसरा हमारा स्टाफ भी जो है वो उसी तरीके का है, जिम में जो ट्रेनर्स हैं तो कभी किसी महिला को ऐसी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा है। मैं वापस राजनीति पर आऊँगा। मान लो आपको टिकट मिल गई, आप विधायक बन गए, तो शहर में आपकी नज़र में ऐसे कौन से काम हैं, जो आप प्राथमिकता से कराएँगे? देखिए पुराना शहर है, बसावट जो है वो इसकी बहुत पुरानी है। तो सीवर लाइन शहर का सबसे बड़ा मुद्दा है। जहाँ पुराना ड्रेनेज सिस्टम होने के कारण क्या होता है कि आप देखते हो बहुत सी जगह पर थोड़ी-सी बारिश आती है और पूरे शहर में जगहों-जगहों पर पानी है जो चौक होके सड़कों पर दिखने लग जाता है। जी। तो इसका एक अच्छे से जो है वो प्लान बन के इसका एक मैप बने और ड्रेनेज सिस्टम शहर का जो है ना वो रिन्यू होना चाहिए, नए सिरे से होना चाहिए। ताकि ये चीज़ें ना लगे कि हल्की बारिश आई और शहर की गलियाँ जो है वो पानी से, गंदगी से लबालब हो जाए। तो पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि शहर का ड्रेनेज सिस्टम सुधरे और ऐसे हालात ना आए। बीकानेर के विकास के लिए देखो सबसे मेन चीज़ जो है वो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ की स्थापना हो। आज बीकानेर में शिक्षा के काफ़ी संसाधन हो गए, चिकित्सा को लेके भी काफ़ी हो गए। लेकिन जैसे-जैसे समय बढ़ रहा है, उसके अनुपात रोज़गार के लिए लोगों के पास साधन नहीं है। और आज की जो नई जनरेशन है, वो उनके लिए सबसे पहली प्राथमिकता जो भी पढ़ाई कर रहा है, वो सोचता है कि मैं जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी करूँ, मुझे कोई न कोई रोज़गार मिल जाए। तो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ बीकानेर में जिनकी स्थापना होनी चाहिए, जिनसे यहाँ के लोकल लोगों को रोज़गार मिले। तो मेरी ये प्राथमिकता भी रहेगी कि बीकानेर में ऐसी चीज़ें आएँ, जिससे यहाँ के लोकल जो युवा हैं, उनको रोज़गार मिले। युवा बेरोज़गार होगा तो वो नशे की जद में जाएगा। क्राइम भी होता है तो उसमें कहीं न कहीं ये है कि यदि बेरोज़गार युवा है, नशे की लत में है, तो वो क्राइम भी कहीं न कहीं उससे उसको बढ़ावा मिलता है। वो डाइवर्ट होने के उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो एक प्राथमिकता ये भी रहेगी कि यहाँ के लोगों को रोज़गार कैसे मिले, उसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं। जी, नशे की यदि आपने बात करी तो इस नशे पर मैं कह रहा हूँ अभी जो नशे को लेकर के जो चल रहा है एमडी हुँ। एक बड़ा हर आपको हर होटल में मिल रहा है, हर कॉर्नर पे मिल रहा है। आपने इस पे कभी गौर किया कि शहर में तो कम से कम नहीं बिके ऐसा कुछ? बिल्कुल, देखो शहर में एक्चुअल में जो शहरी कल्चर है, वो आपको पता है कि वहाँ पाटों पर लोग बैठते हैं, लेट नाइट तक उनकी जाजम जमी रहती है। तो शहर क्राइम फ्री इसीलिए है कि शहर में जो ये कल्चर चल रहा है, तो ऐसी चीज़ें भी लोग जो है उन पर बहुत पैनी नज़र रखते हैं। तो इसलिए इस तरीके की चीज़ें जो है अभी शहर में थोड़ा-सा परकोटे के अंदर कम है। लेकिन ये ज़रूर सुनने में आता है कि बहुत सी दुकानों पर अवैध रूप से जो है इस तरीके की चीज़ों की सप्लाई होती है और वहाँ से युवा वर्ग भ्रमित होता है, ऐसी चीज़ों की नशे की जद में आता है। तो जहाँ भी कहीं ऐसा सुनने में आता है कि इस तरीके की चीज़ होती है, तो प्रयास ये रहता है कि उसको कैसे रोका जाए। इसका ज़िम्मेदार किसको मानते हो? देखिए, नशे के लिए शासन और प्रशासन दोनों ये प्रयास करते हैं कि किसी भी तरीके से इसको समूल से नष्ट किया जाए। लेकिन कहीं न कहीं घूम के आज भी हम उसी चीज़ पर आते हैं कि जिस अनुपात में हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, उस अनुपात में यदि रोज़गार नहीं होंगे, बेरोज़गारी होगी तो लोग कोई न कोई ऐसे रास्ते निकालते हैं जिनसे उनका जीविकोपार्जन हो जाए। उसमें कई बार वो गलत रास्ता भी चुन लेते हैं। तो ये भी उसी में से है कि ये अपना कुछ इनकम ऑफ सोर्स जनरेट करने के लिए वो ऐसे रास्ते को चुन लेते हैं जिससे भले पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाएँ। तो ये लोगों में एक जागरूकता लानी पड़ेगी कि आप जो ये थोड़े टाइम के लिए कर रहे हो, आने वाली नस्लें हमारी इससे बर्बाद हो जाएँगी। आपने अपने जीवन का पहला चुनाव कौन-सा लड़ा था? सबसे पहला चुनाव मैंने पार्षद का ही लड़ा 2009 में।
आपके जो इंटरनल चुनाव होते हैं जी, संगठन यूथ के। कांग्रेस के संगठन, वो आपने बाद में लड़ा? बिल्कुल, 2013 में यूथ कांग्रेस का चुनाव मैंने लड़ा था। उस टाइम मैं पार्षद भी शहर था। जिलाध्यक्ष। हाँ, शहर का जो यूथ कांग्रेस शहर अध्यक्ष का जो। हम्म, तो 13 से 20 7 साल का मेरा कार्यकाल रहा। नॉर्मली 3 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन उस समय जो है वो उसको एक्सटेंड कर दिया गया। शायद पार्टी की तरफ से डिसीजन रहा होगा कि अभी हमें चुनाव को नहीं करवाते हुए इसको एक प्रक्रिया को ही कंटिन्यू रखना है, जो वर्तमान में है उन्हीं को एक्सटेंड कर दिया है। आपके सामने कौन लड़ा था उस समय मेरे सामने था शायद देवेंद्र बिस्सा करके, शहर अध्यक्ष के लिए? शहर में वो उपाध्यक्ष बना था। तो अंतर कितना रहा वोटों का? अंतर काफ़ी था मेरे और उसके बीच में। एक्चुअल में प्रक्रिया ऐसी उस टाइम रही थी कि पहले वार्ड अध्यक्ष बनने थे, जी। और जो वार्ड अध्यक्ष बनेंगे वो शहर अध्यक्ष को बनाते थे। तो जो वेस्ट असेंबली में जितने भी वार्ड है, उन वार्डों के अध्यक्षों ने मिलकर हमें वोट करे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम जितने वोट पड़े उसका 3/4 जो है वो वोट मुझे मिला होगा। उसको शायद 25-30% वोट मिला होगा उसका। अच्छा, बड़ा तो अंतर रहा। बड़े अंतर से वो। हम्म, फिर आपने महासचिव, यूथ कांग्रेस के महासचिव का भी चुनाव लड़ा आपने? 2020 में मैंने यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा, और टीम वर्क से जनरल सेक्रेटरी बना। कोरोना काल में जो हमने मेहनत करी, पब्लिक की जो सेवा करी, उसे संगठन ने मुझे प्रमोट करके महासचिव से उपाध्यक्ष पर प्रमोट किया। फिर महासचिव जब आप बने तो वो नॉमिनेशन हुआ था क्या? नॉमिनेट ही हुए थे आप? एक्चुअल में पार्टी की जो प्रक्रिया थी उसमें ये था कि 11 जनरल सेक्रेटरी बनने थे, और उसमें था कि 6 रिजर्व होने थे, जिसमें रिजर्व कोटे के, और 5 थे जनरल, जिसमें जो सबसे ज़्यादा वोट लेंगे वो है। तो उस प्रक्रिया में कहीं न कहीं क्या था कि जनरल में भी ये था कि वोट तो टॉप 11 में मैं 11 में आता था, जो भी 70-80 कैंडिडेट लड़े उसमें। लेकिन ये उस क्राइटेरिया में ये था कि भई उनकी प्रक्रिया के कारण कि मैं उस 11 में नहीं आ पा रहा था। 6 रिज़र्व हो गए और 5 ओपन थे, उसमें भी दूसरे लोग जंप कर गए। तो मैंने संगठन में ये बात रखी कि भई मैंने वोट तो लिए हैं, लेकिन इस प्रक्रिया के कारण मैं जीएस में नहीं आ पा रहा हूँ। जी। तो उन्होंने कहा, आप मेहनत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप काम कर रहे हो, आपने पीछे भी 7 साल एज़ शहर अध्यक्ष अच्छा काम किया है, तो निश्चित रूप से हम आपको जनरल सेक्रेटरी बहुत जल्द कर देंगे। तो शायद इसके 2 या 3 महीने बाद ही उन्होंने मुझे जनरल सेक्रेटरी बना दिया, और उसी का ये परिणाम रहा कि देखो जो मेहनत हमने करी, उपाध्यक्ष बने, फिर पार्टी ने एक बहुत महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी मेरे को दी। जी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का एक नया डिपार्टमेंट जवाहर बाल मंच, उसका स्टेट का चेयरमैन मुझे बनाया गया, और राजस्थान का पहला चेयरमैन जो है वो मैं रहा। तो उसका भी 2 साल तक मैंने उस संगठन के लिए काम किया, और उन 2 सालों में मेरी कोशिश हमेशा रही कि जो मूल भावना संगठन की उसके पीछे है, उसको पूरी ईमानदारी से काम करके उसकी रीति-नीति तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए। जी, आप ये कब रहे जवाहर बाल मंच के? ये 2021 से 23 तक, अभी रिसेंट ही मेरा टेन्योर कंप्लीट हुआ। अच्छा, तो अभी कौन बन गया उसमें? अभी कोई नया बना है, साइंतनी रॉय करके हैं। अच्छा। देखिए मेरे चाचा जी रूप किशोर जी व्यास जो है, वो हमारे पुष्करणा समाज की सबसे बड़ी संस्था है, अखिल भारतीय पुष्टिकर सेवा परिषद, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिसके जी। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय गोपाल जोशी जी थे, हमारे पूर्व बीजेपी विधायक जो हैं। तो एक समाज से भी इस कारण एक अच्छा जुड़ाव है कि समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और निर्वाचित एक प्रक्रिया के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो ये भी आपको फ़ायदा मिलेगा। जी, बिल्कुल, उनका मार्गदर्शन और दोनों ही मुझे हमेशा मिलता है, और जब वो एक इस पद पर हैं, तो समाज से सीधा-सीधा जुड़ाव है। अरुण जी, आप यहाँ हमारे पधारे, आपका बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद रिदवान जी।